लेकिन ये महंगाई बढ़ने का, पेट्रोल बढ़ाने का ये कोई तर्क नहीं है। तर्क आप ये बताइए कि आप पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ा रहे हैं, इसका कोई कारण दीजिए। पहले अभी जवाब पूरा नहीं हुआ। तर्क ये होना चाहिए कि हम महंगाई इसलिए बढ़ा रहे हैं, ये तेल का दाम इसलिए बढ़ रहा है, जैसे सरकार कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल के दाम बढ़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है। मोदी जी ने यही कहा था ना कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अकॉर्डिंग इसके दाम बढ़ेंगे और घटेंगे। पर आज की तारीख में जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम 2013-14 से आधे से भी कम रह गए हैं, तब आप क्यों बढ़ा रहे हैं तेल के दाम? उस समय जो था $145 तक चला गया था प्रति बैरल। आज की तारीख में 60-61 डॉलर प्रति बैरल है, तब आप दे रहे हैं 100 रुपए। उस समय 145 में भी 72 रुपए 73 रुपए मिलता था। इसका क्या है, इसे बताएं। वो इसका तो कोई कारण नहीं दे रहे ना। डीजल आपने, उस समय डीजल मिलता था 38 से 40 रुपए, आज डीजल आपने बिल्कुल पेट्रोल के बराबर खड़ा कर दिया। दुगना हो गया पेट्रोल का दाम, दुगने से भी ज्यादा हो गया। इसका क्या वो है? नहीं, राष्ट्रीय हित क्या है? मोदी जी अपने लिए, अपनी मौज मस्ती के लिए 20,000 करोड़ के 2 जहाज खरीद रहे हैं, ये राष्ट्रीय हित है। जिस समय देश का बेड़ा गर्क हो रहा है, 35 करोड़ लोग बेरोजगार हैं और देश में बुरी तरह से महामारी भी चल रही है। सरकार के हिसाब से बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, साथ में नौकरियां खत्म हो रही हैं, रोजगार मिल नहीं रहा, आर्थिक स्थिति जो है बहुत बदतर हो रही है। उस समय 20,000 करोड़ की नई संसद और उसके आसपास का राजपथ के दोनों तरफ की बढ़िया बिल्डिंगों को तोड़ के विस्ता प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। क्या ये राष्ट्रहित है? इसे राष्ट्रहित बोलेंगे? आप ऐसे समय में जो ये सारी चीजें कर रहे हैं, ये राष्ट्रहित के दायरे में आती हैं क्या? आपने इस देश की शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया। जो सरकारी शिक्षा है उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया। जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें आपने उनको खुली छूट दे दी है, लूट की छूट दे दी है। क्या ये राष्ट्रहित है क्या? और भक्त का मतलब क्या है? अंधभक्त का मतलब है, अगर उससे ये कहा जाए तो गोबर चाट ले तो चाट लेगा, यही है अंधभक्त का मतलब, यह है। तो वो जो सही कह रहे हैं, देखिए उनके पास क्यों कह रहे हैं? एक तो सोचने समझने की बुद्धि नहीं है, बुद्धि कुंद हो चुकी है। दूसरा, उन्होंने हराम की कमाई इतनी कमी की है, भ्रष्टाचार इतना फैलाया है, देश को इतना लूटा है, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। उस इतनी लूट में से थोड़ा बहुत अगर खर्च हो जाता है। असली दिक्कत आम आदमी की है। वो जो देश में रहने वाले 120-25 करोड़ लोग हैं, उनकी असली दिक्कत है। उनका जीना जो हराम हो रहा है, इस महंगाई से जो उन पर असर पड़ रहा है, असली दिक्कत उनकी है। क्या वो कह रहे हैं? वो तो नहीं कह रहे। क्या वो कह रहे हैं कि ये अच्छा हो रहा है? नहीं कह रहे ना। वो तो बता रहे हैं कि उनकी जिंदगी हराम होती चली जा रही है। जो तेल का खर्चा, मैं अपनी बताता हूं, अपनी, पहले मैं गाड़ी में तेल भराता था, गाड़ी फुल हो जाती थी मेरी 2,500 रुपए में। अब मेरी गाड़ी जो फुल होती है वो उसमें 5,000 रुपए में फुल होती है। मेरे से पूछो कैसे डबल हो गया? ये स्थिति है। नहीं, शादी में दहेज में गाड़ी लेते हैं, दहेज नहीं होना चाहिए, तो सही मैं मानता हूं कि ये सब दहेज प्रथा खत्म होनी चाहिए। लेकिन ये महंगाई बढ़ने का, पेट्रोल बढ़ाने का ये कोई तर्क नहीं है। तर्क आप ये बताइए कि आप पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ा रहे हैं, इसका कोई कारण दीजिए। पहले अभी जवाब पूरा नहीं हुआ। तर्क ये होना चाहिए कि हम महंगाई इसलिए बढ़ा रहे हैं, ये तेल का दाम इसलिए बढ़ रहा है, जैसे सरकार कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल के दाम बढ़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है। मोदी जी ने यही कहा था ना कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अकॉर्डिंग इसके दाम बढ़ेंगे और घटेंगे। पर आज की तारीख में जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम 2013-14 से आधे से भी कम रह गए हैं, तब आप क्यों बढ़ा रहे हैं तेल के दाम? उस समय जो था $145 तक चला गया था प्रति बैरल। आज की तारीख में 60-61 डॉलर प्रति बैरल है, तब आप दे रहे हैं 100 रुपए। उस समय 145 में भी 72 रुपए 73 रुपए मिलता था। इसका क्या है, इसे बताएं। वो इसका तो कोई कारण नहीं दे रहे ना। डीजल आपने, उस समय डीजल मिलता था 38 से 40 रुपए, आज डीजल आपने बिल्कुल पेट्रोल के बराबर खड़ा कर दिया। दुगना हो गया पेट्रोल का दाम, दुगने से भी ज्यादा हो गया। इसका क्या वो है? नहीं, राष्ट्रीय हित क्या है? मोदी जी अपने लिए, अपनी मौज मस्ती के लिए 20,000 करोड़ के 2 जहाज खरीद रहे हैं, ये राष्ट्रीय हित है। जिस समय देश का बेड़ा गर्क हो रहा है, 35 करोड़ लोग बेरोजगार हैं और देश में बुरी तरह से महामारी भी चल रही है, सरकार के हिसाब से बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, साथ में नौकरियां खत्म हो रही हैं, रोजगार मिल नहीं रहा, आर्थिक स्थिति जो है बहुत बदतर हो रही है। उस समय 20,000 करोड़ की नई संसद और उसके आसपास का राजपथ के दोनों तरफ की बढ़िया बिल्डिंगों को तोड़ के विस्ता प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। क्या ये राष्ट्रहित है?
इसे राष्ट्रहित बोलेंगे? आप ऐसे समय में जो ये सारी चीजें कर रहे हैं, ये राष्ट्रहित के दायरे में आती हैं क्या? आपने इस देश की शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया। जो सरकारी शिक्षा है उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया। जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें आपने उनको खुली छूट दे दी है, लूट की छूट दे दी है। क्या ये राष्ट्रहित है? क्या आपने मेडिकल फैसिलिटी में एम्स जैसा इंस्टीट्यूट, प्राइम इंस्टीट्यूट भी कोरोना के समय में बंद हो गया, ओपीडी उसमें 11 महीने से खुली नहीं है उस समय, और ऐसे में ना डॉक्टर उपलब्ध है, ना दवाई उपलब्ध है, ना ही हॉस्पिटल उपलब्ध है। क्या इसको राष्ट्रहित बोलेंगे आप? ये राष्ट्रहित है क्या? महिलाओं की इज्जत आबरू दिन दहाड़े लूटी जा रही है, उनका कत्ल हो रहा है, क्या इसे राष्ट्रहित बोलेंगे आप? या राष्ट्रहित वो है आपका कि आपको एमएलए खरीदने हैं, आपको एमपी खरीदने हैं, सरकार बनानी है, सरकार गिरानी है, ये राष्ट्रहित है? हाँ, अगर ये राष्ट्रहित है तो वाकई में उसके लिए जो हजारों करोड़ रुपए चाहिए मोदी जी को, वो तो वाकई में राष्ट्रहित की बात है। ये राष्ट्रहित नहीं है। राष्ट्रहित के नाम पर, देश हित के नाम पर ये खुली लूट है, जिसको अंधभक्त पूरा समर्थन दे रहे हैं। यही देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ये नेशनल मीडिया तुम हो, तुम अपने आप को छोटा कैसे आंकते हो भाई? तुमने तो नहीं कहा नेशनल मीडिया, वो तो गोदी मीडिया है, वो तो गुलाम मीडिया है। ठीक है, रामदेव जी ये कह रहे हैं कि सबका रामबाण एक है, आप साइकिल और पैदल चलना शुरू करिए, पेट्रोल के दाम की कोई दिक्कत नहीं। उससे पूछा कि बकवास करने से पहले जिस अंग्रेजी गाड़ी में चलता है ना, उससे नीचे उतर पहले, तब बताइए साइकिल की बात। जब तुझे हार्ट अटैक होता है या तेरे उसको हार्ट अटैक होता है तो एम्स में आके इलाज करवाता, अपनी गोलियां खा लेना जिन्हें बनाता। ये जो चीजें इसका ठिकाना तो उन्होंने लेकिन पिछली सरकार में फोड़ दिया है कि वो आयात नहीं कर पाए। पिछली सरकार पे अगर फूट दिया ठीक रहा उन्हें, तो ये पूछो, अच्छा पिछली सरकार कितना आयात करती थी और तुमने कितना किया? पूछा आपने? नहीं पूछा। मैं बताता हूँ, पिछली सरकार आयात करती थी 83%। जितना क्रूड ऑयल हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है उसका 83% पिछली सरकार आयात करती थी। मोदी सरकार को 10% कम करना था, एज पर प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट। प्राइम मिनिस्टर ने जो वक्तव्य दिया उसके हिसाब से 10% कम करना था, यानी 73% आयात करना था। मोदी सरकार ने आयात किया 88%, यानी आयात 5% बढ़ा दिया। ये है मोदी सरकार का कहना। तो जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं उसे कभी कहते नहीं। बल्कि मैं समझता हूँ उन्हें घरों में, गाँव में भी नहीं घुसने देना चाहिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं को। केवल वहाँ मीटिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि ये लोग जहाँ जाएंगे वहाँ पर गंद फैलाएंगे, वहाँ पर हिंसा फैलाएंगे, अच्छे खासे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। आप सब लोग इस बात को जानते हैं। इसमें ये नहीं समझ पाया हूँ कि आप यहाँ के गोदी मीडिया को क्यों बार बार लेके आते हो। एक जीवन का सिद्धांत है, अगर किसी का समापन करना हो उसका नाम लेना बंद कर दो। आप ये गोदी मीडिया जिसका आप बार बार नाम लेते हो, आप जिंदा रखे हो उसे, उसको दफन कर दो, इसलिए उसका नाम लेना बंद कर दो। वो आपकी बात, जनता की बात, देश की बात, लोगों के दुख दर्द, उनकी परेशानियां कभी नहीं दिखाएगा। वो अधिकतर जो मीडिया है वो इस समय उसका रिलायंस वाले का मीडिया है। 60% मीडिया टोटल उसका है, और बाकी मीडिया में भी उसकी हिस्सेदारी है बहुत बड़ी। तो जितना मीडिया है वो इस समय कॉर्पोरेट मीडिया है। वो आपकी बात नहीं दिखाएगा, लोगों की बात नहीं दिखाएगा। आप जो सोशल मीडिया के साथी हैं आप दिखाएंगे, आप ही बताएंगे। तो जो न्यूयॉर्क टाइम की बात है वो बिल्कुल सही बात है, और न्यूयॉर्क टाइम में जो निकला है वो विज्ञापन, वो इस बात को सिद्ध करता है कि इस आंदोलन की गूंज न केवल देश में बल्कि इस समय दुनिया भर में हो रही है। वो यूरोप में भी है, वो कनाडा में भी है, वो यूएस में भी है, वो हर जगह लगातार इस आंदोलन की गूंज है। क्योंकि ये आंदोलन इस समय राष्ट्रव्यापी ही नहीं, ये आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बन चुका है, और इस आंदोलन की तरफ दुनिया भर के किसान आंख लगाए देख रहे हैं। क्योंकि ये आंदोलन जिस तरह से चल रहा है, शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है, लगातार बढ़ता चला जा रहा है, वो भी ये देख रहे हैं कि अगर ये जो किसान हैं जिन मांगों को लेकर ये लड़ रहे हैं, ये मांगे इनकी सफल हो जाती हैं और एमएसपी कानून बन जाता है, तो वाकई में इस आंदोलन के बाद पूरी दुनिया में किसानों के आंदोलन होंगे। तो न्यूयॉर्क टाइम में जो छपा है वो इसकी एक झलक है। नहीं, आपने गलत सुना होगा। वो मोदी जी बता रहे हैं कि 70 साल में इनकी सरकार में सबसे ज्यादा विनाश हुआ है, विकास नहीं विनाश। वो गलत सुना होगा आपने। अच्छा, अभी तक नहीं है।
तो दुनिया वैसे ही कहती है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यानी 72% आबादी इस देश की किसानी पर निर्भर है, खेती पर निर्भर है। तो मोदी जी को ये नहीं नजर आ रहा। अब ये है वो स्थिति कि अब उनका दिमाग बिल्कुल घूम गया, उन्हें नहीं पता क्या कहना क्या नहीं कहना, ये समझ में आ रही है ये स्थिति। पंजाब के जो चुनावी आंकड़े हैं, जो अभी आए, कहीं ना कहीं आप इस आंदोलन की ताकत मानते हो? देखिए, हर वो काम जो आपको दिख रहा है जिसमें बीजेपी का सफाया हो रहा है, निश्चित रूप से उस हर बात पर इस आंदोलन का असर है। क्योंकि शहरों में रहने वाले जो लोग हैं वो भी गांव से ही गए हैं। चंद लोगों को छोड़ दें जो अब पैदा हो रहे हैं, नई नस्ल जो है, उनके अलावा बाकी लोग हैं सब गांव से ही शहरों में गए हैं। ये दिल्ली जो आप देख रहे हो, इस दिल्ली में दिल्ली के रहने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। दिल्ली से बाहर दुनिया भर से और देश भर से जो आए हुए लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। और वो लोग कहां से आए हैं? अलग अलग गांव से आए हैं। तो किसान आंदोलन का असर इस समय देश में होने वाली हर चीज पर पड़ रहा है। और ये आपको दिखेगा भी, जैसा आपको पंजाब के चुनाव में दिखा है। वो तो एक नजारा है, अभी आने वाले समय में बहुत बड़ा नजारा दिखेगा आपको। वो पश्चिम बंगाल में दिखेगा, वो आपको असम में दिखेगा, वो आपको तमिलनाडु में दिखेगा, हर जगह ये नजारा दिखेगा आपको। इस आंदोलन का असर बहुत गहरा है, बहुत व्यापक है। लेकिन अमित शाह जी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में इसका पॉजिटिव असर दिखेगा आपको, क्योंकि 6,000 रुपए वहाँ पर किसान सम्मान निधि का नहीं मिलता। लेकिन आपसे ज्यादा 6,000 से ज्यादा ममता बनर्जी किसानों को देती हैं, किसानों को और सुविधाएं देती हैं। उनकी फसल बिक जाए और पैसा मिल जाए, वो सारी सुविधाएं ममता बनर्जी वहां देती हैं। इसलिए तुम्हारे 6,000 की बात जो है ना, वो